नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए उसे अपनाकर वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उसकी पृष्ठभूमि में कुछ आवश्यक बातें बताना जरूरी समझा जा रहा है। उसको यूं समझ लीजिए कि एक तुलना की जा रही है कि जैसे किसी मोहल्ले या किसी कॉलोनी की रक्षा के लिए एक कोई चौकीदार की जिम्मेदारी होती है और कि भाई कोई इस तरह की वारदात होने वाली हो तो जो भी उचित कार्रवाई है यानी लोगों को बताना, पुलिस को बताना और खुद को संघर्ष करना, ये चौकीदार की जिम्मेदारी होती है। जो इस तरह के तत्व होते हैं तो जानते हैं कि चौकीदार की क्या औकात है। वो चौकीदार को भी मारपीट करके जो उनको वारदात करना होता है, चोरी और हिंसा इत्यादि, वो जो है उसको मारते पीटते भी हैं और जो उनको जो भी इस तरह की वारदातें करनी होती है वो कर ले जाते हैं, चोरी हो चाहे डकैती जो भी हो। और वहीं पर यदि कोई वो गुंडा टाइप का और कोई दादा या माफिया टाइप का हो या कोई क्या उसी तरह का राजनेता हो जो कि अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाते हैं, तो उस नेता के सामने, उस गुंडे और उसके माफिया के सामने यदि आप एक शब्द भी आपने उनके अनुसार अप्रिय बोल दिया तो उनके बाउंसर आप सभी का या हमारा क्या क्या हाल करेंगे ये सभी को मालूम है। तो वहाँ पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है और चौकीदार को मारने पीटने की एक प्रवृत्ति सी बन जाती है कि आखिर ये चौकीदार की क्या औकात है और क्या ये विरोध करेगा। ठीक वही चीज है कि इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने क्या क्या नहीं किया। देश को बांटा इसने और उस देश को बांटने को इसने आज़ादी का नाम दिया कि हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त को। 15 अगस्त जो है ये भारत के लिए सबसे त्रासदी का दिन है। उस गद्दार नेहरू के लिए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी हो सकता है, उसने बोला था रात के 12 बजे, लेकिन भारत के लिए विभाजन और भारत की आज़ादी का दिन, जैसा कि पिछले कई कथानकों में एपिसोड में ये बताया गया है
कि भारत की आज़ादी के दिन वो है जिस दिन हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी रंगून में 21 अक्टूबर 1943 को। तो हमारे भारत की आज़ादी का दिन जो है वो 21 अक्टूबर ही है, न कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त तो हमारे देश के लिए त्रासदी का दिन है, जिस दिन हमारा देश बटा और 25 से 30 लाख लोग हलाक हो गए। 25 से 30 लाख जो हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान दी आपस में ही कटमार करके, और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। ये त्रासदी है भारत के लिए। उस त्रासदी को ये जेएनपीसी वाले कहते हैं कि इसको आज़ादी मानो, और बीजेपी वाले भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो जिसने देश को बांट दिया हो, जिस जेएनपीसी ने कश्मीर को, जो कि भारत का अभिन्न अंग है और हो भी चुका था, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए साजिश करके अपनी सेना पर जो है एक तरफा युद्ध विराम थोप करके, जो कि उस कश्मीर को पाकिस्तानी सेना को हरा करके वो खाली करवा रही थी, उस पर एक तरफा युद्ध विराम थोप करके इस गद्दार नेहरू ने, और फिर इसके बाद एक वक्तव्य भी दे डाला इस गद्दार नेहरू ने कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे, जो कि यही रट जो है हमारा दुश्मन पाकिस्तान बराबर ये कहता है कि आप जो है वो आप जो है अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्य को याद करिए। मतलब उसका मतलब ये था कि वो जन्म संग्रह की जो रट पाकिस्तान लगाता है, ये हमारा जो गद्दार नेहरू जो पहले ही वो बोल चुका था। गद्दार नेहरू ने सिर्फ इसीलिए बोला था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का बाहुल्य है, उनकी बहुलता है, उनकी मेजॉरिटी है, तो उनको भ्रम में डाल करके बहला के फुसला करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत लाया जा सकता है। इसी डिजाइन के तहत, इसी मंसूबे के साथ, इसी खतरनाक मंसूबे के तहत जो है वो गद्दार नेहरू ने वो वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। और इसके बाद उसने जो संवैधानिक छल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जो किया धारा 370 और धारा 35 से जोड़ करके उसमें, और इस प्रकार उस पाकिस्तान को और उस कश्मीर को पाकिस्तान का एक उपनिवेश बना दिया, जिसमें पाकिस्तान परस्तों का, अलगाववादियों का और आतंकवादियों का पूरा वर्चस्व जो है स्थापित हो गया। और जिसको पुष्ट करने वाले शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती इत्यादि तमाम उसके जो है पोषक तत्व हैं। लेकिन जब भी कश्मीर की बात आती है, ये एक बात बताना जरूर, कश्मीर की जब बात आती है, और ख़ास करके जो कश्मीर के संबंध में जो सबसे दुखदायी घटना हुई कि जब कश्मीरी पंडितों को की हत्या करके उनको आतंकित करके और यही आतंकवादी मस्जिदों से जो है वो नारे लगाए कि यदि ये इंडियंस, आतंकवादी जो है कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे इंडियंस। ये इंडियंस ये तो अपनी सलामती चाहते हैं। कब? जबकि उन आतंकवादियों ने कश्मीरी करीब 25 से 30 कश्मीरी पंडितों की, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, वो हत्या की थी। हत्या करके जब आतंकित कर लिया, तब ये मस्जिदों से जो है ये आतंकवादी माने वो चिल्ला करके घोषणा करते रहे कि ये इंडियंस यदि अपनी सलामती चाहते हैं
तो अपनी जायदाद को और अपनी औरतों को छोड़ कर चले जाएंगे। यानी कितनी घिनौनी बात ये आतंकवादियों ने किया। जब ये बात आती है, अक्सर इस पर टीवी चैनलों पर डिबेट होता है, भारतीय आवाम ताकत दल ये कहता है कि इस दुखद जो परिणत हुई है हमारे जो कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों के साथ, उसके जड़ में ये पंडित, उसके जड़ में ये गद्दार नेहरू है। लेकिन उस गद्दार नेहरू का नाम न तो बीजेपी लेती है, और टीवी चैनलों पर जो इस्लाम आस्था वाले समाज से जो प्रवक्ता भी आते हैं, वो भी अपोलोजेटिक बन करके उसी को जो है वो जायज ठहराते हुए वो भी गद्दार नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उल्टे अटैक करते हैं मोदी सरकार पर और बीजेपी सरकार पर। ये मानसिकता है। तो कहने का मतलब है कि देश के गद्दारों को, देश के असल दुश्मनों को जब तक पहचान नहीं होगी, हमारे आवाम उसको पहचानेगी नहीं, तो इसका समाधान कहाँ से आएगा। तो चलिए, वो बात हो रही थी उस चौकीदार की, और जो गुंडे लोग जो है या दादा लोग जो बाउंसर रखते हैं, तो आम लोग जो है, या जो आंदोलन करने वाले या विरोध करने वाले किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो चौकीदार को तो यानी जो चूंकि उसकी औकात कुछ समझते नहीं है, उसको मारपीट भी सकते हैं। और वहीं पर कोई दादा है, माफिया है, गुंडा है, और जिसने बाउंसर रखा है, उसके सामने चू करने तक की भी हिम्मत नहीं होती है। तो ठीक वही बात है कि इस जेएनपीसी ने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग गलती भूल या भ्रम से कांग्रेस कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस नहीं है, यह एक पारिवारिक कुनबा है जो कि उस संगठन पर गंडूली मारकर बैठा हुआ है, और अपने निहित स्वार्थ के अनुसार उसको चलाता है, घुमाता है और इस्तेमाल करता है। और उस संगठन का मुखिया उसी के अंडे बच्चे ही होते हैं। तो उसने क्या क्या नहीं किया, देश को बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की जान भी ली, 3 करोड़ से ऊपर जो है वो भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े, कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसको पाकिस्तान की कॉलोनी भी बना दिया इस गद्दार नेहरू ने। भारत का तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, नेपाल भारत में मिलना चाह रहा था, जो है वो तिब्बत जो है वो दुश्मन चीन के हवाले कर दिया, और नेपाल को भी छोड़ दिया कि वह चीन के ही प्रभाव में रहे। और भारत की भी जमीन इस गद्दार नेहरू ने 39,000 वर्ग मील और जो है और दे दिया चीन को। तब कोई आंदोलन नहीं हुआ, तब कोई विरोध नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला से मिलकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करवाई इसी नेहरू ने, वो कश्मीर की जेल में। इसकी बेटी जो गद्दार थी, वो देखिए, ये भारतीय आवाम ताकत दल ने बार बार कहा है, जो गद्दार जो शब्द का प्रयोग भारतीय आवाम ताकत दल करता है, मतलब इस मुल्क के खिलाफ जिसने गद्दारी की है। और लोग भी गद्दारों का प्रयोग करते हैं कि उनके धार्मिक कुनबे के प्रति किसी ने यदि धार्मिक या पांथिक कुनबे के प्रति किसी ने वफादारी नहीं निभाई, उसको गद्दार कह देते हैं। मान लीजिए वो हिंदू सनातन आस्था का समाज है, और किसी ने जो हिंदू सनातन आस्था के अनुसार कोई प्रक्रिया है, कोई इस तरह से बात है, और किसी ने बात नहीं निभाई, तो उसको गद्दार बोल देंगे। इस्लाम आस्था में कोई प्रक्रिया है, कोई अनुष्ठान है, कोई पांथिक अनुष्ठान है, उसके अनुसार नहीं किया, या कोई जो है उनकी व्यक्ति जो जितने उनके धर्मगुरु हैं और उनके प्रति कोई यानी वफादारी नहीं निभाई, तो उसको गद्दार बोल दिया। या कोई इस तरह से गिरोह है, और गिरोह के सरगना के प्रति किसी ने वफादारी नहीं निभाई, उसको गद्दार बोल दिया।
तो इस गद्दार शब्द का अपने अपने तरीकों से ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल बराबर कहता है जो हमारे देश के खिलाफ गद्दारी किया है वही गद्दार है। इसलिए इस गद्दार शब्द को सही मायने में समझने में भी कभी कभी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसकी बेटी जो इंदिरा थी वह भी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार थी। उसने जब जो है शास्त्री जी को मरवाया तब कोई विरोध नहीं हुआ, तब कोई आंदोलन नहीं हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो जनसंघ के कद्दावर नेता थे उनको मरवा करके जब वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया और उसी जनसंघ पर यह दबाव डाला कि आप जो है इनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मृत्यु की जांच की मांग मत करिए। अब फिर उसी जनसंघ का नेता अटल बिहारी जो है उसी गद्दार इंदिरा को जो है वो दुर्गा बोलता है। तो तब विरोध नहीं हुआ। 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया। अच्छा, जब ये सन 84 में हमारे 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, इसकी जब भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी जो पूछताछ करने लगे अपने सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कि भाई आपका जिसने कत्ल करवाया आप उसको वोट कैसे दे रहे हैं, कैसे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बार बार जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा है। तो उनसे पूछताछ के जरिए ये बात निकल के आई कि इस जेएनपीसी ने ये झूठ फैलाया हुआ है कि ये जो कत्ल जो है हमने नहीं करवाया है, ये हिंदुओं ने करवाया है और आरएसएस वालों ने करवाया है। हम नहीं समझते हैं कि झूठ और अफवाह का शिकार सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही उसके शिकार होते हैं। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी इसी तरह से शिकार होते हैं। ये हमको अनुमान नहीं था, लेकिन वो भी कितने अफवाह और झूठ का शिकार हैं कि माने 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो सरेआम कत्ल हुआ, तो वो ये जो झूठ फैलाया जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चारनाथ चौकड़ी के चमचों ने, कि वो कत्ल जो है उनके सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत और जगदीश टाटल जैसे गुंडों ने नहीं किया, बल्कि आरएसएस के लोगों ने किया और हिंदुओं ने किया। बताइए। और इसके बाद जो उससे भी बड़ी साजिश ये किया कि भारत के और रिटायर्ड सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा को इंक्वायरी कमीशन बिठा करके वो सारे जो पाप था पूरे पाप को ढकवा दिया और वो सारा इल्जाम डाल दिया दिल्ली पुलिस पर। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने पूरे जेएनपीसी वालों को पूरा बचा करके उनके पाप को ढक करके वो इल्जाम जो है वो मर दिया दिल्ली पुलिस के ऊपर। तो इतनी बड़ी साजिश क्या, इसने कत्ल भी करवाया, झूठ बोला अपने सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि आपको जो है वो जेएनपीसी या कांग्रेस ने नहीं आपका कत्ल किया है, बल्कि हिंदुओं ने किया है, आरएसएस ने किया है। और इधर जो है रंगनाथ मिश्रा जो कि रिटायर्ड जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका इंक्वायरी कमीशन बिठा करके सारा पाप ढका और जो है दिल्ली पुलिस के मत्थे मरवाया। इतनी बड़ी साजिश किया। तब कोई आंदोलन नहीं हुआ। कहां गई थी ये मानसिकता? और ये सवाल बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी भी इस देश की बहुत बड़ी दुश्मन है, इस जेएनपीसी के पापों को ढकने वाली। बोफोर्स की लूट हुई,
तब कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन ये बात जनता में, जनता के कुछ हिस्से में इसकी जानकारी है और बाकी लोगों को जानकारी न मिले, इसकी 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 एक बहुत बड़ी साजिश भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो गद्दारी है वो श्री मोदी जी की है, देश के खिलाफ और इन बीजेपी वालों की है। ये राहुल और जीएनपीसी को आज 6 साल से देख रहे हैं, जब से सत्ता में है। राहुल ने क्या किया था देश को मालूम है। करीब 3 साल पहले या 4 साल पहले जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था SC/ST एक्ट पर कि भाई यदि कोई कंप्लेंट आती है, कोई शिकायत आती है तो पहले इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में तथ्य मिलेगा, उसके आधार पर तब गिरफ्तारी होगी। और एक्ट में क्या था कि बगैर मैंने कंप्लेंट करते ही, बगैर इंक्वायरी के वो जो है जिसके खिलाफ शिकायत है, कंप्लेंट है, वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो इसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जब खारिज किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। ये राहुल पूरे देश में ये प्रचार किया कि मोदी जी ने जो है वो अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण ही खत्म कर दिया। और बहुत बड़ी हिंसा, वो जो चंद्रशेखर रावण है ना, कोई नेता बनता है हमारे पिछड़े या अनुसूचित जनजातियों का नेता बनता है, तो चंद्रशेखर रावण से मिलकर के पूरे देश में इतनी बड़ी वो हिंसा इसने फैलवाई, इसी गद्दार राहुल ने। तभी इस बेवकूफ मोदी की आंख नहीं खुली। डोकलाम के मुद्दे पर, जो कि 2.5 साल पहले चीन के साथ तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उस दुश्मन चीन के दूतावास उसे अपने भारत के दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छिपे मिलता है ये राहुल। तब भी इस बेवकूफ मोदी की आंख नहीं खुली। जब हमारी सेना ने पराक्रम किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी ये अपनी ही सेना पर राहुल ने वो सवाल उठाया। अपनी सेना की शौर्य और पराक्रम पर इसे सवाल उठाया और हमारी सेना का, हमारी भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की। जब हमारी भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्ट्राइक किया, तब भी ये गद्दार राहुल जो है फिर जो है हमारी भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाकर उसके मनोबल कम करने की गद्दारी की। तब भी इस बेवकूफ मोदी की आंख नहीं खुली इसकी। अभी जब चीन के साथ जो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति है, ग्लोबल टाइम्स जो कि एक झूठ मशीन है, प्रोपेगेंडा मशीन है इसका, चीन का, उसी की सारी बातों को उठा करके गद्दार राहुल भारत के खिलाफ जो है और चीन के पक्ष में माहौल जब बना रहा था, तब भी इस बेवकूफ मोदी की आंख नहीं खुली। और इस बेवकूफ मोदी को जानना चाहिए कि इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी ने, काकस ने, राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए इसने पैसा लिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, और उसी के एवज में यह भारत के साथ गद्दारी और चीन के पक्ष में जो माहौल बनाता है भारत के अंदर।
तब भी यानी इसकी आंख नहीं खुली इस बेवकूफ जो है मोदी की। तब भी जो है ये सोनिया जो है सीए के मामले पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सीधे भड़काया। इसके बाद भी ये गद्दार मोदी जो है इन सबको बचा रहा है, और दिखाने के लिए सिर्फ एक अमानतुल्लाह और जो है वो ताहिर हुसैन पर को दिखा करके अपनी जो है अपने सरकार की यानी पूरी जिम्मेदारी जो है वो खत्म कर रहा है। यहाँ पर यह देश को बर्दाश्त नहीं है। और सीए पर जो है कितनी परेशानी मैंने कितनी हिंसा हुई, तो जनाब मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, ये कितने खतरनाक और देश के दुश्मन है जेएनपीसी, कितने खतरनाक ये वामदल वाले, आपको पता नहीं है? आप पूरी तैयारी करते सीए पर जब निश्चित है कि सब उस पर मैंने सीए पर ये बॉल अवश्य करते। ये आपको अंदाज आपके पास खुफिया है, आपके पास इंटेलिजेंस है, राह है, इत्यादि सभी है। एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको ये देश अपेक्षा करता है कि ये सारे इनपुट्स आपके पास होने चाहिए थे, और दिल्ली को, देश को इन देश के दुश्मनों के मंसूबे से, उनके करतूतों से ये आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप जो है वो उनकी रक्षा करें। शाहीन बाग में इन सबों ने हमारी जो है इस्लाम आस्था की माताओं और बहनों को सिखा के, पढ़ा के, उनके दिमाग में जहर भर करके बैठा दिया, और उन्हीं के कंधे पर वो बंदूक रख करके अपने उस खतरनाक मंसूबे को अंजाम दे रहे थे। बस आपने वो यूं ही छोड़ दिया, और दिल्ली के लोगों ने यानी कितनी दिक्कतें सही, इसका यानी कोई वो ख्याल नहीं आपको। और आपकी पार्टी का एक आदमी नहीं गया वहां पर, आपकी पार्टी का एक भी कोई नेता, कोई कार्यकर्ता जो है उस शाहीन बाग में बैठी अपनी माताओं और बहनों से मिलने नहीं गया। मान लीजिए ठीक है, उनके मन में जहर भरा हुआ है, लेकिन यदि कोई जाता उनके साथ नम्रता से और अदब के साथ उनके साथ पेश आता, उनको समझाता, तो निश्चित है कि स्थिति कुछ और होती। लेकिन आपके पार्टी के लोग, आपके नेता, और यहाँ तक कि आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दूर से ही करंट लगा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि दिल्ली के लोगों ने चुनाव में उनको ही करंट लगा दिया। तो ये आपकी नीयत है। और फिर अब सब समझ गए कि आप तो मैंने कायर भी हैं, निकम्मा भी हैं, समझ लिए सब। ये देश विरोधी ताकतों ने ये अंदाज कर लिया कि आप इस देश के सबसे कायर और सबसे निकम्मा हैं, और अराजक वो प्राइम मिनिस्टर आप हैं। तो बस लामबंद हो गए सब। और फिर दिल्ली के लोग, दिल्ली के आसपास लोग फिर इन्हीं देश विरोधी ताकतों ताकतों के द्वारा पैदा की गई जलालतों को झेलने को मजबूर हो गए दिल्ली के लोग, और दिल्ली के आसपास के लोग, और खास करके वो गरीब जो कि डेली अर्नर हैं, वो रिक्शे वाले, और वो माने वो ऑटो वाले, और जो ट्रक के ड्राइवर वगैरह जो है, यानी तमाम ऐसे हैं जो कि तमाम ऐसे गरीब हैं जिनकी रोजी रोटी उनके दैनिक मजदूरी पर ही चलती है। सभी दिक्कत में आ गए, और उनका परिवार भी दिक्कत में आ गया। इसकी आपको चिंता नहीं है। इसलिए कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वामदल, ये आपको जान गए हैं कि आप सबसे निकम्मा, कमजोर और सबसे जो है कार किस्म के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं।
और ऊपर से आपका ये कहना कि सबका साथ सबका विश्वास कितना भारतीय भाई बहनों को चिढ़ाता है और कितना उनके उनके उनके, उनके उस जख्म पर नाम अब उनके जख्म पर वो नमक वो रगड़ता है, इसका शायद आपको अंदाज नहीं है। आपको इस भारत के अवाम का साथ नहीं है, न तो साथ है न तो विश्वास है। आपको साथ है और विश्वास भी है सिर्फ राहुल का, सोनिया का, प्रियंका का, वाम दलों का और जितने भी इस तरह के जो है वह अराजक तत्व हैं, उनका साथ भी है और उनका विश्वास भी है। तो इस संबंध में भारतीय आम ताकत दल, चूंकि उनकी जो हमारे देश के माने आम नागरिक हैं और गरीब हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनकी वेदना से इतना माने ये व्यथित है भारतीय आम ताकत दल कि हो सकता है कि उत्तेजना में कुछ कह दिया लेकिन उसकी वास्तविकता पर उसकी हकीकत पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये मोदी तो समझ हो गया कि सबसे निकम्मा, सबसे कायर और सबसे वो एनार्किक, अराजक और कैटिक प्रधानमंत्री हैं इस देश के। तब भी अब पता नहीं कौन इनको या अपने से बोलते हैं कि 56 इंच सीना वाले हैं। अब तक जो बहादुरी हुई है वो हमारी सेना, वो जो हमारी जो भारत की सेना ने दिखा है। इनका कुछ नहीं, इनको जो भारत के अंदर जो है यानी इन देश के दुश्मनों को निपटाना था, तो उनको निपटाने के बजाय उनको पाल रहे हैं। और किसी ने इनको ये सिखाया हुआ है मिस्टर मोदी महोदय को कि भाई वाम दलों के जो देश के दुश्मन वाम दल हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस, जिसको आप सभी लोग कांग्रेस कहते हैं, इनका जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए कि जिंदा रहेंगे तभी इनको दिखा करके वोट मिलेगा और सत्ता मिलेगी। ये इनको किसी ने पढ़ा दिया है, बता दिया है और यही चीज इनके दिमाग में वो बस गई है, धस गई है, घुस गई है। तो इसीलिए इन देश के दुश्मनों को निपटाने के बजाय ये पाल रहे हैं और अपने जो खुद के नागरिक हैं हमारे देश के, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली के आसपास हो, या देश के अन्य भागों में, इन्हीं भेड़ियों के हवाले छोड़ दिया है। अब केजरीवाल को देखिए, जिसमें कोरोना था, तो केजरीवाल का जो है वो चमचा था, वो कौन था, राघव चड्ढा। उसने अफवाह फैला करके जितने भी उत्तर प्रदेश से आए हुए, बिहार से आए हुए, छत्तीसगढ़ से आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हुए जो हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, उनको दिल्ली से बाहर भगाने का क्या षड्यंत्र इसने रचा केजरीवाल ने, और केजरीवाल का जो चमचा है वो राघव चड्ढा ने, कि सबको अफवाह फैलाया कि जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए जो है वो बॉर्डर पर यानी उनकी सरकारों की बसें लगी हुई हैं। और सबको अपनी डीटीसी से ला करके गाजीपुर बॉर्डर और आनंद विहार में ला के ठूस दिया कोरोना के पीरियड में। और यदि उसमें कोरोना फैल गया होता तब क्या होता? तो इतना गद्दार है ये केजरीवाल। और वो केजरीवाल, मोदी महोदय आपकी छत्रछाया में पल रहा है। धारा देखिए, इस देश हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और हमारे अम्बेडकर जी ने, इत्यादि विद्वानों ने भारत के संविधान में और उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं धारा 356 इत्यादि के द्वारा, ताकि जब भी केंद्र को लगे कि राज्य सरकारें जनता के हित में या संविधान के प्रावधान के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, तुरंत उसका प्रयोग करिए और उपयोग करिए, और ऐसी सरकारों को बाहर करके जनता की रक्षा करिए
और जनता के हित में काम करिए। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कितनी ये गद्दारी किया ये केजरीवाल, तब भी इसको पाल रहे हैं। केंद्र के द्वारा पास किए गए कानून सीएए को जो राज्य के विधानमंडल जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर रहे हैं। यानी कितने कायर किस्म के प्रधानमंत्री आप हैं मोदी जी, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। जिस कानून को संसद ने पास किया हो और उसको जो है वो राज्य विधानमंडल उसको खारिज कर रहे हैं। और इस सब के इलाज के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने उन विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों के द्वारा के परिश्रम के द्वारा जो संविधान है उसमें प्रावधान है धारा 356 इसी सब के लिए। लेकिन उसका महत्व आप जैसे कायरों की समझ में नहीं आएगा। तो संविधान, भारत के संविधान में सारे प्रावधान के रहते हुए भी आप जैसे कायर जो है ये प्रधानमंत्री को यह देश झेल रहा है। अब उस कायरता का दूसरा दौर चला, कृषि कानून आपने पास किया। और कल एक समाचार में देखा जा रहा था कि ये केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में वो कृषि कानून को फाड़ रहा है। हमको जरा भी क्रोध केजरीवाल पर नहीं आया। केजरीवाल को इस तरह का इस तरह का अपराध करने का श्रेय कौन दे रहा है? मोदी जी, यह जो सरकारी मशीनरी है आपके घर की नहीं है। ये संविधान ने, भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आप जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं और आप भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार बने हुए हैं। यदि कोई अराजकता फैलाता है तो तुरंत जो है संविधान, उसी संविधान के प्रावधान के अनुसार आपको जो है वो बर्खास्त करना था। जब कोरोना के पीरियड में ये गद्दारी किया केजरीवाल और हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली के बाहर किया, तभी इसको आपको जो है वो बर्खास्त करना था। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार गिरोह का साथ इसने दिया, इस गद्दार केजरीवाल ने, तभी इसको जो है वो बर्खास्त करना था। तो देश हित में कुछ आपको करना धरना है नहीं, बस एक छलावा किस्म का कि सबका साथ सबका विश्वास, जिसके विषय में भारतीय जनता दल साफ कर रहा है कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आपको विश्वास, आपका साथ, आपको जो साथ मिला है, विश्वास मिला है सिर्फ गद्दार केजरीवाल का, गद्दार राहुल का, गद्दार जो है सोनिया का और प्रियंका का, और गद्दार जो ये वामदलों का, इन्हीं का आपको साथ है और इन्हीं का आपको विश्वास है। और इन्हीं के द्वारा जो जितनी हिंसा ये फैलाई जा रही है, अराजकता फैलाई जा रही है और आम जनता के जीवन को नरक बनाया जा रहा है। और आपने इन देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों को भेड़ियों की तरह छोड़ रखा है। तो उन्हीं का साथ है और उन्हीं का विश्वास किया आपको। लेकिन इतनी कल्पना इस देश ने आपसे नहीं की थी कि इतने निकम्मे, इतने कायर और इतने देश के दुश्मनों को पालने वाले। बताइए, शाहीन बाग में 2.5 महीने तक वो ट्रैफिक जाम रहा, न आपकी सरकार ने, बस सुप्रीम कोर्ट को के हवाले कर दिया। अरे भाई, हर काम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया, वो किसी को भेजी थी बात करने के लिए। जो माहौल है तो वो सफल थोड़ी हुआ।
तो हमारा देश, ये जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन से तकलीफ उतनी नहीं हुई जितनी आपकी कायरता से, आपकी कायरता के कारण जो है किसान आंदोलन के माध्यम से जितने अराजक तत्व थे, जितने देश विरोधी ताकतें थीं, जितने देश के दुश्मन थे, वो अपने मंसूबों को पूरा कर रहे थे, अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। और आपने उनको इस तरह का जो है, इस तरह की पूरी छूट दे रखी थी। और ये इनके मंत्रीगण जो है तमाम उपदेश दे रहे हैं कि देखिए केजरीवाल ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप सिर्फ दिखाने के लिए हैं। जनता ने आपको चुन के भेजा है कि इनका इलाज करिए, और आप दिखाते रहेंगे। और हाँ, इसलिए दिखाते हैं कि इनको दिखाते करके फिर आगे वोट लेना है। आपका पूरा ध्यान जो है इस पर नहीं है कि भाई कि दिल्ली की जनता की तकलीफ को कम किया जाए। आपका ध्यान है पश्चिम बंगाल पर, वहाँ जो है वो ममता की सरकार को गिराना है और जो है अपनी सरकार बनानी है। बस ये ध्यान। तो हर वक्त जो है जो चुनाव, वोट बटोरना, वोट लेना है, इसी में आपका दिमाग और आपकी पार्टी का दिमाग वो बिल्कुल फंसा हुआ है, लगा हुआ है। और सबका साथ, सबका विकास का एक छलयुक्त जो है वो नारा देना है और कहना है कि भाई जनता मेरे साथ है। सब गलत है, सब गलत है। जनता आपके साथ नहीं है। आपका जो मैनिपुलेशन है आपकी पार्टी का, जो मैनिपुलेशन जेएनपीसी करती रही 60-70 सालों तक, ठीक उसी तरह का मैनिपुलेशन तिकड़म जो है आप कर रहे हैं इस समय। और कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है। जनता आपके साथ हो सकती ही नहीं है। जेएनपीसी ने इस देश के साथ बहुत बड़ा छल किया है। चुनाव को बराबर इसने रिग किया है। चूंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि वो किस प्रकार वो चुनाव को वो रिग करती रही। और उल्टे जब ये विपक्ष में आ गई तो कहता है कि ईवीएम खराब। तो जितने भी चोर डकैत हैं, आज जो है वो जो चोर यानी चोरी और डकैती पर जो है वो भाषण दे रहे हैं वो जनता के सामने। ये मौका तो आप ही ने दिया है। इस वाम दलों ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। और उनके प्रवक्ताओं को ये बुलाते हैं जो चैनल वाले देश की समस्याओं के पर बोलने के लिए। ये जेएनपीसी तो इस देश की दुश्मन थी जो उसने 60-70 साल तक किया। लेकिन देश की जनता ने बड़े आशा के साथ आपको बिठाया था। आप जो है इन्हीं दुश्मनों को पाल करके वोट लेने की बस साजिश कर रहे हैं बराबर। ये बहुत दुखद वाली बात है। इसलिए आपकी भी सरकार को, आपको भी इस देश से जाना बहुत जरूरी है। ये बात हर एक भारतीय भाई बहन को समझना जरूरी है, भारतीयता के दृष्टिकोण के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।